नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीडर पान में। पॉलिटी के इस वीडियो में आज हम आपसे चर्चा करेंगे वित्त आयोग की। वित्त आयोग जिससे संबंधित सवाल हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न अच्छे प्रश्न बनते हैं और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो आज हम वित्त आयोग के गठन का उद्देश्य, कार्य और वर्तमान में वित्त आयोग की भूमिका जैसे विषयों की चर्चा आपसे करेंगे। 10 वीडियो में 10 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी शामिल किए गए हैं ताकि आप अपने आप को चेक भी कर पाएँ कि आपको वित्त आयोग जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से क्या प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है यानी क्वैसी जुडिशरी जो है संस्था है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग की संरचना की बात करें तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, यानी अगर एक बार जैसे 11वें वित्त आयोग में कोई सदस्य रहा है तो वो 12वें वित्त आयोग में भी कंटिन्यू रख सकता है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है, यानी कौन सा इंसान, कौन व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य हो सकता है, इसके लिए योग्यताएं निर्धारित हैं। ठीक है, तो इन योग्यताओं में किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय वित्त आयोग द्वारा ही किए जाते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्य के बीच करों का वितरण वित्त आयोग के कार्यों में है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता और अनुदान वाला सिद्धांत भी वित्त आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में से है। राष्ट्रपति अगर वित्त आयोग को कोई कार्य सुदृढ़ वित्त के हित में प्रोवाइड कराते हैं तो उस पर कार्य करना भी वित्त आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होता है। 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता की राशि के बारे में भी सुझाव देता था। यह सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती थी। तो ये थे वित्त आयोग के कार्य। गठन में हमने देखा कि एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। ठीक है, और जो अध्यक्ष और सदस्य की योग्यताएं होंगी वो सदन द्वारा निर्धारित की जाएंगी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, योग्य व्यक्ति हो, लोक लेखा वित्त मामलों का जानकार हो, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, ये सारी बातें। कार्यों में देखा तो राष्ट्रपति कोई कार्य दे सकते हैं उसको। संघ राज्य के बीच करों के विवाद जो मैटर्स होंगे उसको सुलझाएगा और करों का वितरण करेगा। संचित निधि में से राज्यों को सहायता देगा। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी काम कर सकता है। तो ये वित्त आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं। अगर वित्त आयोग की भूमिकाओं के बारे में बात करें तो जो वित्त आयोग की भूमिका है वो सलाहकारी भूमिका है। केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो वित्त आयोग की जो सलाह है उसको माने या ना माने। ठीक है, सरकार इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बहुत बाध्यकारी कारण ना हो। भारत के संविधान में इस बात की कल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका, अब वर्तमान में भूमिका की चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे,
कि राजकोषीय संघवाद के जो संतुलन है उसकी भूमिका निभाएगा। यद्यपि काफ़ी सारे समय तक वित्त आयोग ऐसा कार्य करता भी रहा, वर्तमान में भी कर रहा है, परंतु कुछ संस्थानों जैसे योजना आयोग और उसके बाद नीति आयोग के आ जाने से वित्त आयोग की भूमिकाओं में हमें कमी देखने को मिली है। वित्त आयोग केंद्र राज्य के वित्तीय संसद जो संबंध हैं उसकी भूमिका में कमी देखने को मिली है, क्योंकि ज़्यादातर मामले जब योजना आयोग था तो योजना आयोग की सिफारिश पर ही जो राज्यों को वित्त का आवंटन किया जाता था, जो सहायता राशि, जो अनुदान राशि राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता था, वो योजना आयोग की सिफारिश पर ही किया जाता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है कि आपको वित्त आयोग से संबंधित चीज़ें समझ आई होंगी। 2 अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, जिसमें 280 में वित्त आयोग दिया गया है और 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं दी गई हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात कर लेते हैं जो वित्त आयोग के आज तक अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके नाम मैं क्रमशः बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। प्रथम केसी नियोगी, द्वितीय के संथानम, तृतीय के चंदा, चतुर्थ डॉक्टर पी राजमन्नार, पंचम महावीर स्वामी, छठवां ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवां एम सेलाल, आठवां बी चौहान, नौवां के पी साल्वे, 10वां केसी पंत, 11वां एम खुसरो, 12वां डॉक्टर सी रंगराजन, 13वां डॉक्टर विजय केलकर, 14वां बी रेड्डी और 15वें हैं के सिंह। ये थे वित्त आयोग के अब तक के अध्यक्ष। 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, पहले का 1991 में और आखिरी 2017 में। के सिंह वाला जो 15वां वित्त आयोग है उसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। उम्मीद है कि आपको वित्त आयोग से जुड़े सभी पॉइंट्स जो हैं वो कंफर्म हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ए, राज्यों के वित्तीय स्थिति के निर्धारण के लिए, बी, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए, सी, केंद्रीय सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारण के लिए, डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। 4 ऑप्शन कि राज्यों की वित्तीय स्थिति, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन या फिर राजस्व के में राज्यों के अंश निर्धारण के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन होता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच जो करों के शुद्ध आगमों यानी जो कर आते हैं, जो बजट में जो इनकम है उसका वितरण करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था और इस समिति ने अपनी सिफारिशें 1953 में दी थी। ये सिफारिशें केंद्र सरकार मानने या फिर ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो सिफारिशें मान सकती है या फिर सिफारिशें मानने से मना भी कर सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? वित्त आयोग, अंतरराज्यीय काउंसिल, नीति आयोग, सहकारिता आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुई लेन देन पर कर संघ राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। सही कथन का चुनाव करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो।
जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न में सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया है, ये बात हम सभी को पता है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रश्न के अनुसार शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है, अर्थात जो कर लगाए जाएंगे वो संघ द्वारा लगाए जाएंगे। तथापि यानी इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत ऐसे कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, परंतु जो एकत्रित किए जाने का कार्य होगा वो राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। पहली स्टेटमेंट भी राइट है और दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। वित्त आयोग का कार्य है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों को बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवंटनों पर विचार करना, संघ राज्य तथा राज्य सरकार बजट के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3, 3 और 4, 1, 2 और 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। बहुत आराम से सोच समझ करके इसका आंसर कीजिए। और जितने लोग भी अभी वीडियो देख रहे हैं वो पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति ये नहीं देता है और संघ या राज्य सरकार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। जब करों की उगाही हो जाती है तो ये संग्रहित करों में से राज्यों के अंश का बंटवारा करने का कार्य करता है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करेगा, प्राप्त करों को राज्यों को बांटेगा। ये कार्य है वित्त आयोग का। संविधान का अनुच्छेद 283 कहता है कि वित्त आयोग के कार्य निम्न प्रकार से हैं। केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए सिद्धांतों की अनुशंसा करेगा, संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करेगा, राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के विकास के लिए राज्य निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा इसको दिया जाएगा उस पर भी सिफारिश करेगा। भारत की संचित निधि की जहां तक बात है तो भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना वित्त आयोग का नहीं संसद का कार्य है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं इसकी देखरेख करना वित्त आयोग का नहीं वित्त मंत्रालय का कार्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट पहली थी वो भी गलत क्योंकि ये संसद की अनुमति के तहत होता है, और चौथी भी वो भी गलत क्योंकि वित्त आयोग ना होकर के वहाँ वित्त मंत्रालय होगा। जबकि दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें से सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ना तो एक ना ही दो, यानी ना ए ना बी, और ए और बी दोनों। तो अभी मैंने इस बात को आपको बताया है। प्रश्न सबका सही होना चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए आप सब।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यानी इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से भी है, तो ये स्टेटमेंट राइट हो गई। राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से है, ये भी स्टेटमेंट राइट हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, एक ए और बी दोनों से। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित होगा, इसमें ए और बी दोनों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। वह संरचना विकास हेतु पूंजी अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इनमें से कोई नहीं। 4 स्टेटमेंट हैं, वित्त आयोग के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। जल्दी से आंसर कीजिए कि इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। सॉरी, प्रश्न नंबर 6। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, प्रश्न नंबर 6 का आपके सामने है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही जवाब होगा कि वित्त आयोग का बारे में कौन सा एक कथन सही है, चारों ऑप्शंस में से वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? भारतीय संविधान का 280 का अनुच्छेद 3 मैंने आपको बार बार बताया है कि वित्त आयोग क्या करेगा, इसके बारे में बात करता है। संघ और राज्यों के बीच संघीय करों की प्राप्तियों का वितरण, 275 के तहत राज्यों के राजस्व में अनुदान सहायता, अन्य कोई भी विषय जो राष्ट्रपति उसको स्वीकृत करेगा। तो ये बात तीन से चार बातें हैं जो वित्त आयोग के कार्यों में शामिल हैं, वो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। मुझे लगता है कि तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, अब तक आपको कन्फर्म हो गया होगा। ये प्रोत्साहन का कार्य इसका नहीं है। वित्त वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में इसका कोई कार्य नहीं है। वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी इसका कार्य नहीं है। क्या क्या कार्य है? राज्यों और संघ के बीच प्राप्तियों का वितरण करेगा। 275 के तहत राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, कैसे उनको अपने राजस्व निधि में वृद्धि करनी है इसके लिए आवश्यक उपाय, और अगर कोई विषय राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करता है तो उस पर भी सुझाव देना। तो ये बात वित्त आयोग के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है, ये बताना है आपको। आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर का विभाजन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 7, वित्त आयोग का कार्य नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा कार्य नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए, सबके आंसर सही आने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यापार कर का विभाजन। व्यापार कर का जो विभाजन है वो वित्त आयोग का कार्य नहीं है। अनुच्छेद 270 के तहत भारत में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य आयकर का एवं 272 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन किया जाता है। 270 के तहत आयकर और 272 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो वितरण है वो किया जाता है। 80वां जो संविधान संशोधन 2000 में हुआ था उसकी धारा 4 के अनुसार अनुच्छेद 272 को विलोपित कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ वित्त आयोग राज्यों को 275 के तहत सहायतार्थ अनुदान भी निर्धारित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 275। लेकिन व्यापार करों पर राज्यों द्वारा लगाया गया एवं संग्रहित किया गया कर है, जिसका विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। ये राज्यों का अपना स्वतः का निर्णय है, तो फिर व्यापार कर राज्यों द्वारा लगाया गया और राज्यों द्वारा ही वसूला गया कर होता है, तो इसके लिए वित्त आयोग जिम्मेदार नहीं है। जबकि आयकर का विभाजन अनुच्छेद 270 के तहत,
उत्पाद शुल्क का विभाजन 272 के तहत और सहायतार्थ अनुदान का निर्धारण 275 के तहत वित्त आयोग के कार्यों में शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सा आंसर इसके लिए एप्रोप्रिएट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि वीडियो का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। प्रश्न नंबर 8, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी अनुच्छेद 268 से 279 तक प्रावधानों के अनुसार अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति है तो अनुच्छेद 354(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट जो विषय हैं उसके अधीन प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी इसे उस समय तक निलंबित किया जा सकता है। कहां से कहां तक ये विभाजन संबंधी अनुच्छेद हैं, तो 268 से 279 तक इन्हें राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 354(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, राज्य के वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। यह एक अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, इनमें से कोई नहीं। राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है यहां। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243(झ) के तहत किया जाता है, जो 5वें वर्ष पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है, यानी उसकी जांच करता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 243 के तहत राज्य में वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है, यानी दो अनुच्छेद आए, 243(झ) और 243(म), जिसके तहत राज्य वित्त आयोग के कार्यों की बात की गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नियुक्त कौन करेगा, तो राज्यपाल। कौन, राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, आपको बताना है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगर आपने वो लिस्ट ध्यान से सुनी होगी तो आप बता लेंगे कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। A.M. खुसरो, K.C. पंत, मोंटेक सिंह, C. रंगराजन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सी रंगराजन। सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, इतनी बार बोल रहा हूं मैं कि अब तो आपको रट जाना चाहिए, 280 के तहत 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अभी तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ में 2005 से 2010 तक की अवधि थी। 5 से 10 तक की इसकी अवधि थी। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष थे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इनके गठन संबंधी प्रावधान मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
कि अर्थशास्त्री होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स का जानकार होना चाहिए, न्यायाधीश भी रह चुका हो तो वो होना चाहिए। तो इनके गठन से संबंधित, इनकी योग्यताओं से संबंधित बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। ठीक है, इसके कार्यों की भी बात करें तो केंद्र राज्य के बीच करों का बंटवारा वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल है। सहायता अनुदान की राशि पर भी वित्त राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करता है वित्त आयोग। राज्यों की राजस्व निधि को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में भी राज्यों को सुझाव देता है वित्त आयोग। ठीक है, तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? सी रंगराजन। वहीं 14वें वित्त आयोग के कौन थे? वाई बी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के कौन है ये आपको आगे बताना है। तो आपके लिए आज का होमवर्क है 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ, अध्यक्ष का नाम, कार्यकाल। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में मैं देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 से 4 लोग, कभी कभी 6 लोग कमेंट करते हैं। उसके अलावा जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं वो कमेंट करके आंसर नहीं बताते हैं। देखिए, अगर आप आज अपने आप को फ्रंट पे नहीं लाएंगे तो एग्ज़ाम में जब आप पेन पेपर लेके बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना बहुत कम होती जाएगी। धीरे धीरे अपने अंदर जो हेजिटेशन है वो निकालिए, अपने आप को फ्रंट पे लाइए, सबके साथ अपने आप को फ्रंट लाइन पे, सबसे आगे वाली पंक्ति में है उसमें खड़ा करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आज आपका आंसर गलत हो रहा हो, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। आप सबसे आगे की पंक्ति में सबसे आगे खड़े होंगे, ये बात ध्यान दीजिए। इसलिए मैं रोज बोलता हूँ, होमवर्क देने का सिर्फ एक मतलब होता है कि आप लोग वीडियो कितने सीरियसली देख रहे हैं उसका हमें पता चल जाए। ठीक है, लेवल का पता चल जाए, आगे कैसे प्रश्न रखने हैं इसका पता चल जाए। और चैनल को जब कमेंट सेक्शन रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो सारी बातें भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुँच सके। लाइक, शेयर और कमेंट लगातार करते रहिए। होमवर्क जो मैंने दिया है कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ, अध्यक्ष का नाम और कार्यकाल, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको बताना है। इतनी बार कह रहा हूँ, अब तो बताना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।